हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएफ एकेडमी और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अभिनाम ने। और ये चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक, जिसको आज तीसरा दिन होने को आया है दोस्तों। और हम कुछ एडवांस लेके आए हैं दोस्तों। और जो इस क्लास को पहली बार देख रहा है उससे निवेदन है कि वो इससे पहले की क्लास जरूर देखे, जिससे कि ये क्लास आपको आराम से समझ में आए दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की ओर ध्यान देते हैं और अपने क्वेश्चन देखते हैं कि आज के क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, ठीक है, तो 10% की क्या हानि होगी। ठीक है, अगर हम 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से इसको बेचें तो हमारे पास 10% की हानि होगी। अगर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कितनी कीमत कितनी होगी। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लिखा गलत है। तो चलिए आगे क्वेश्चन में ही देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। दोबारा से देखते हैं दोस्तों, यदि चावल को 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को प्रति किलोग्राम कितनी कीमत में बेचना होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। उसने क्या बोला है कि 54 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, तो यानी अब आपको पता है कि भैया हमारे पास सीपी कितना होगा। सीपी दोस्तों हमारे पास होगा 100%। सीपी दोस्तों हमारे पास होगा 100%। लेकिन उसने क्या बोला है, जब वो सेलिंग प्राइस एसपी यानी कि 54 रुपए रख रहा है दोस्तों, तो उसे क्या हो रहा है, 10% का घाटा हो रहा है। यानी कि 10% का घाटा कब हुआ, यानी कि ये 90%। 90% यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गई अब 90%। और 90% इक्वल कितना, 54 रुपए। 54 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि हो रही है, यानी कि कोई चीज 90% में बेच रही है। ठीक है, उसकी बिक्री 90% में हो रही है। अब क्या बोला गया है दोस्तों कि यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो वह प्रति किलोग्राम चावल की कीमत क्या रखे। तो हम डायरेक्टली देखते हैं दोस्तों कि अगर उसे दोस्तों कि 100% पर अगर उसे 20% दोस्तों लाभ 20% जो है दोस्तों लाभ लेना, क्या करना हो लाभ, तो वस्तु कितनी हो जाएगी 120% में ही तो बेचे। अगर वो वस्तु 100 रुपए की 120 में बेच जाएगी, यानी हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो बस यही तो करना है कि अब सेलिंग प्राइस हमें कितनी चाहिए दोस्तों, 120%। 120% अगर हम निकाल ले तो उसका क्या होगा दोस्तों, में 20% उसकी कीमत नहीं निकल आएगी और हमें 20% का जो है प्रॉफिट भी हो जाएगा। जब हमारे पास दे रखा है कि 90% बराबर 54, 90% बराबर 54, तो भैया आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 120% बराबर कितना होगा। 120% का दोस्तों आपको पता होगा कि 154 × 120 अपॉन 90। बस अब कुछ नहीं रह गया दोस्तों, इनको काट दो। ठीक है दोस्तों, अब इसका आपस में क्या करते हैं, अब इसका हम ऐसे ही आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो आपस में कितना निकल के आने वाला है। यानी कि अगर हम उस वस्तु को 54 रुपए में ना बेचते हुए 72 रुपए में दोस्तों जो है बेच दें, यहाँ पर 72 रुपए में बेच दें, तो हमें उस पर 20% का जो है दोस्तों लाभ हो जाएगा। तो यानी हमें कितने में बेचनी होगी वस्तु, हमें 72 रुपए में जो है दोस्तों वस्तु को बेचना होगा। बस यही तो हमारा आंसर है, यही निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अंकित मूल्य क्या होता है। पहले तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य वह मूल्य है जब हम किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं, उसके पैकेट पर या किसी भी वस्तु पर जो मूल्य डला होता है दोस्तों, मूल्य होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य। यानी मार्केट प्राइस जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा अंकित मूल्य, एमआरपी बोलते हैं जिसे। अब दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी। किसी भी वस्तु का मूल्य एमआरपी से हम देखते हैं, किसी वस्तु को लेने जाते हैं तब हम उस पर क्या देखते हैं, उसकी हम एमआरपी देखते हैं। ठीक है, अब अंकित मूल्य होता क्या है दोस्तों,
अंकित मूल्य वह होता है जो हमारे किसी भी हमारे पास वस्तु है यानी कि जिसने वस्तु को उत्पादन किया है वो अपनी क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य से कुछ रुपए बढ़ाकर उस पर डालता है और देने वाला हमें जब भी छूट देता है तो उस वस्तु पर इतना छूट देता है कि उसका लागत मूल्य से प्रॉफिट भी हो जाए और उसको छूट सामने वाले को दे जाए। ये हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कब करेंगे दोस्तों, हमारे आने वाले चैप्टर जो है हमारा आने वाला टॉपिक है डिस्काउंट, उसमें हम अंकित मूल्य के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। फिलहाल इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। लागत मूल्य यानी वही सीपी, सीपी हमारा कितना होगा दोस्तों 100%, ठीक है। अब उसने बोला है कि अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य जो है 10% अधिक है। 10% अधिक है क्या, एमआरपी। अगर 10% अगर एमआरपी अधिक है दोस्तों तो कितना हो रहा होगा, 100 का 10% यानी 10 और अधिक यानी प्लस, तो कितना होने वाला है 110, यानी 110% उस पर क्या डाला है दोस्तों, एमआरपी। लेकिन अब क्या बोला गया है कि भैया कोई वस्तु 100 रुपए की थी और 10% उस पर अधिक एमआरपी डाला है, यानी सॉरी 10% ज्यादा उसकी एमआरपी है, तो कितना होगा वो 110 होगी, 110 रुपए होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बोला गया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दी जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य यानी एमआरपी, जब एमआरपी पे 10% छूट देगा यानी 110 का पहले हम 10% निकालें, 110 का जब हम 10% निकालने जाएंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आने वाला है 11, यानी 11 रुपए कम कर देंगे। यानी जब छूट उसने दी तो 10 की 10% की जैसे ही उसने छूट दी दोस्तों, जैसे ही 10% की छूट दी तो कितना हो गया 110 में से 11 को हम माइनस कर देंगे। जैसे ही 110 को हम 11 में से माइनस करेंगे तो वो क्या होने वाला है दोस्तों 99 होने वाला है। यानी कि किसी भी चीज वस्तु का हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो कितनी थी 100, अब उसने उस पे 10% एमआरपी बढ़ा के डाली है यानी 110, लेकिन जब उसने 10% की छूट दे दी दोस्तों तो वो बची कितने में 99। अब क्या देखने को मिला दोस्तों कि हमारे पास वस्तु तो 100 रुपए की थी लेकिन हमने बेचा कितने में उसको 99 रुपए में, 99 रुपए में, यानी क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर हमें 1 रुपए कम में बेचा। जब हम 100 रुपए की वस्तु को 99 में 99 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगा 1 रुपए का दोस्तों यहाँ पे घाटा होने वाला है। और घाटा जब परसेंटेज में पूछा गया है तो हर चीज घाटा या लाभ किस चीज पर होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी 100 पर, तो ये भी हमें लॉस किस पे होगा 100 पर, तो 1/100 इंटू 100। अब जब 100 से 100 हम काट देंगे तो हमारे पास निकल के आने वाला है दोस्तों 1, यानी 1% जो है लॉस हुआ पूरे ही हमारे सौदे में। क्या हुआ दोस्तों, ऐसा करने से उसको क्या हुआ कि 1% जो है लॉस हो गया। चलिए यही तो पूछा था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात दीजिए। चलिए हमने थोड़ा सेम क्वेश्चन उठाया दोस्तों, बस इसमें अनुपात पूछा गया है, आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाए। तो क्या बोला गया है दोस्तों कि एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य में 10% की छूट देता है, ठीक है, देने दो भैया। अंकित मूल्य में क्या कर रहा है दोस्तों, एमआरपी में क्या कर रहा है दोस्तों वो कि 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। जब 10% की किसी भी चीज दुकानदार ने छूट दी तो वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 90, यही तो होने वाली है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस देखते हैं भैया कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100, ठीक है, अपने आप में कोई चीज 100% परसेंटेज में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हमें एमआरपी पता नहीं है कि कितनी एमआरपी है, तो हम एमआरपी को 100 से डिफाइन करते हैं, 100 लेके चलते हैं। तो उसने क्या बोला है भैया, अंकित मूल्य पर वो क्या कर रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दिया है यानी 90, क्या हुआ 90, ठीक है 90 डायरेक्ट। अब भैया 10% डिस्काउंट किया उसका हुआ 90, और अब बोला है कि उसके पश्चात उसको लाभ कितने होने वाला है, लाभ होने वाला है भैया उसे
12% प्रॉफिट। और जब हमें किसी भी वस्तु पर 12% क्या हो, प्रॉफिट अगर वस्तु पर हो तो वो कितने होने वाला है, 112, यही होने वाला है दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जब हम किसी भी एमआरपी का कोई माइनस करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास आता है एक नया कॉस्ट प्राइस और एक नया क्या आता है, एक नया आती है हमारे पास एमआरपी। ऐसे क्वेश्चन में क्या होती है हम दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन में हम इस एमआरपी को यहाँ पर सीपी मानते हैं 90, और जो प्रॉफिट वाली हमारे पास एमआरपी होती है हम उसे एक्चुअल एमआरपी मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि एमआरपी पे इतनी छूट दी जाए उसके बावजूद हमें इतना प्रॉफिट हो, तो उस ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, छूट के बाद जो एमआरपी हमारे पास आती है उसे तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस मानते हैं, और जो प्रॉफिट वाली एमआरपी होती है दोस्तों उसे क्या करते हैं, हम एक्चुअल एमआरपी मान लेते हैं। चलिए, अब चूंकि इसमें क्या पूछा गया है कि भैया कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य का क्या करना है, अनुपात निकालना है, तो यहीं से डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का अनुपात, यानी दोनों का भी अनुपात। ठीक है, अब ये जितने कट रहे हैं दोस्तों उससे क्या काट दो, तो क्या कट रहा है दोस्तों से, तो ये आने वाला है 45 अनुपात 56, यानी 45 अनुपात 56 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस और दोस्तों कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का अनुपात होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। फिर से वही बात कि अपने एमआरपी पे क्या करता है दोस्तों, एमआरपी पर जो है वो 15% की दोस्तों छूट देता है, 15% की छूट देता है, यानी कितनी होने वाली है उसकी, आप 85। ठीक है, अब क्या बोला है दोस्तों कि 15% छूट देता है तो उसे वस्तु को कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो, यानी कि उस पर अपनी कॉस्ट प्राइस में कितना प्रतिशत वो अंकित मूल्य बढ़ाए जिससे उसे क्या हो दोस्तों, जिससे उसे 19% का प्रॉफिट हो। जब भैया 19% का हमारे पास अगर प्रॉफिट होगा तो वो चीज कितनी होगी, 119। अब मैंने अभी क्या बोला था कि जो छूट के बाद आती है उसे हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, हम उसे मान लेते हैं अपना कॉस्ट प्राइस। ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, जो छूट के बाद की एमआरपी होती है दोस्तों, तो छूट देने के बाद जो बचता है उसे हम तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 85, और जो नया परसेंटेज प्रॉफिट होता है दोस्तों उसे क्या मानते हैं हम, एमआरपी। क्या मानते हैं, एमआरपी। तो क्या हो गया 119 एमआरपी। ठीक है, अब क्या बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि भैया उसे कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उससे 19% का लाभ हो। तो अब देखिए दोस्तों 85 से 119 यानी कि 119 तक जाने के लिए कितनी संख्या जोड़नी, यानी कि कितने प्राइस जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तो उसको जैसे कि हम देखें तो उसको कितना जोड़ना पड़ेगा, 34। अगर वो वस्तु अपनी एमआरपी में 34 रुपए अगर इंक्लूड कर दे तो वो कितना हो जाएगा, 119, यानी कि 19% उसे प्रॉफिट होगा। अब लेकिन ये 34 रुपए किस पर जोड़ेगा, 85 पर। अब हमें पता है कि कोई भी वस्तु का हम जब परसेंटेज निकालते हैं और किसी भी बेस पर, किस बेस पे निकालते हैं भैया, कॉस्ट प्राइस के बेस पर निकालते हैं, तो कितना प्रतिशत जोड़ना पड़ेगा, 34। अब 34 85 पर कितना परसेंट है ये देख लेते हैं दोस्तों, 34/85 into 100 निकल आएगा ना कि 85 का 34 कितना प्रतिशत है, उतना ही प्रतिशत हम इसमें जोड़ दें जिससे कि हमारे पास प्रॉफिट ना आए, हमारे पास 19% प्रॉफिट आए, 19% यानी 119। चलिए, तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इसको हम काट लेते हैं बहुत ही आसानी से, और जैसे ही हम दोस्तों इसमें काटने जाएंगे तो क्या होगा कि हम डायरेक्ट यहाँ कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे कि 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 दूनी 10 और 17 दूनी 34, यानी कि कितना आने वाला है, यहाँ आने वाला है 40। अगर हम 40% को इसमें जोड़ दें
40% यानी 40% मूल्य बढ़ाकर अगर अंकित करते तो हमें कितना 19% यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता। बस यही तो हमारा दोस्तों आंसर है कि हमें कितना मूल्य बढ़ाकर जोड़ना था 40%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यदि एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है, ठीक है भैया। यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए ठीक है, तो भैया पहले तो हम देखते हैं कि कंपनी जब बेच रही थी उस रिटेलर को तब उसका अंकित मूल्य पर वो कितनी प्रतिशत छूट दे रही थी, वो 30% छूट दे रही थी। लेकिन उसका एमआरपी दोस्तों होगा कितना, एमआरपी तो भाई उसका 100% ही होगा ना। अब 100% पर क्या है दोस्तों, वो रिटेलर यानी जो बेचने वाला, जब हम क्या होता है दोस्तों, कंपनी होती है, वो कंपनी अपने रिटेलर यानी दुकानदार को वस्तु देती है और उसके बाद दुकानदार जो है आपको वस्तु देता है। तो जब उसके दुकानदार या रिटेलर वस्तु खरीदने आया कंपनी वाले के पास तो उस पर कुछ प्राइस थी, कुछ एमआरपी डली हुई थी उस वस्तु में, तो भैया कंपनी वाले ने क्या बोला कि आपको हम इस पर 30% की छूट दे रहे हैं। अगर आप ये देखिए कि रिटेलर ने कंपनी ने अगर उसको 10% की छूट दी तो 30% यानी 100 का 30% 30 और 30% की छूट यानी 100 में से 30 माइनस, यानी कि उसने क्या किया 70%, यानी वो वस्तु उसे रिटेलर यानी दुकानदार को कितने में दी भैया 70%, यानी कंपनी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों, कंपनी का सेलिंग प्राइस तो हो गया दोस्तों 70, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला गया है कि यदि रिटेलर उन वस्तुओं को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी वो उसने खरीदी तो सेलिंग प्राइस उसने खरीदी तो 70 में, यानी ये कंपनी का तो सेलिंग प्राइस है। जब हम रिटेलर की बात करें दोस्तों तो रिटेलर का ये क्या है, रिटेलर को तो भैया ये 70 यानी कॉस्ट प्राइस है ना, कंपनी का सेलिंग प्राइस रिटेलर यानी दुकानदार का कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या बोला है कि भैया वो 70% कम में तो खरीद गया ले गया, लेकिन वह क्या कर रहा है एमआरपी पर किसी वस्तु को ही बेच रहा है। जब उसने 70 रुपए में खरीदी और अब भैया वो बेच कितने में रहा है 100, वो कोई भी उसमें कमी नहीं कर रहा, तो भैया रिटेलर की कॉस्ट प्राइस 70 है और सेलिंग प्राइस 100 है। तो अब आगे क्वेश्चन में बस पूछा ही क्या गया है, तो उसका भैया उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो जब 70 की वस्तु को, यहाँ देखिए दोस्तों 70 की वस्तु को जब वो 100 रुपए में बेचेगा तो उसको लाभ कितने होने वाला है 30 रुपए का, और 30 रुपए का लाभ किस पर होगा दोस्तों, 30 रुपए का लाभ होगा कॉस्ट प्राइस पर, भैया इस पर थोड़ी ना होगा, क्योंकि रिटेलर की कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य तो 70 है और उसको लाभ किस पर होगा अपनी कॉस्ट प्राइस पर, यानी कॉस्ट प्राइस यानी 70 पर। तो ये देख लेते हैं कितना परसेंट लाभ है, 30 लाभ हो रहा है कितने पर 70 पर इंटू 100। तो बस ये काट दीजिए दोस्तों 300/7। अब जैसे ही हम इसको आगे काटेंगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होने वाला है कि 7 चौको 28 बचे 2 यानी 20, फिर क्या आने वाला है फिर बस 7 दूनी 14 बचे कितने 6 और ये आ गया 6/7, यानी कि उसको लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों उसको 42, यानी कि 42 सही 6/7% को उसको क्या हो रहा है दोस्तों, उसको हो रहा है प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 450 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदी, ठीक है भैया, वह घड़ी पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बावजूद उसे 20% का लाभ हो, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है भैया। अब क्या बोला गया है कि एक व्यापारी यानी दुकानदार ने एक कलाई घड़ी को 450 रुपए में खरीदा। एक भैया व्यापारी है उसने एक घड़ी कलाई घड़ी को कितने में खरीदा 450 रुपए। अब ये 450 रुपए जो है क्या है दोस्तों, उस व्यापारी का फर्स्ट प्राइस। यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, चलिए ठीक है बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोला गया है दोस्तों कि वह घड़ी पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है, यानी वह घड़ी की एमआरपी कुछ इस प्रकार डालता है कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का दोस्तों क्या हो लाभ। अब देखिए दोस्तों अगर वो अपनी वस्तु पर 10% का छूट देगा
यानी उसकी कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में क्या होगा 100%, और एमआरपी डाली होगी वो भी क्या होगी 100%। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों क्या कि अगर वो 10% की छूट देता है यानी कितनी 90, ठीक है 10% की उसने अगर छूट दे दी अंकित मूल्य पर तो उसका अंकित मूल्य कितना बचने वाला है 90%। अब वो कितने में बेचेगा दोस्तों 90% पर कोई भी वस्तु जो है बेचेगा, वो कितने का लाभ होने वाला है भैया 20% का लाभ होने वाला है। अब आप एक बात बताइए दोस्तों कि 20% का लाभ किस पर होगा भैया, लाभ तो कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदी है उसने उससे अधिक में बेचेगा तभी तो लाभ हुआ। तो जब हमें पता है कि 100% है, हमारा सीपीए भी कितना है 100%, अब जब कॉस्ट प्राइस पर ही हमें लाभ होने वाला है तो हम क्यों ना पहले ये देख लें, क्यों ना पहले हम देख लें कि भैया 20% का हमें प्रॉफिट होने वाला है, यानी वस्तु बेचने पर कितनी 120% होने वाली है। तो पहले हम इसका निकालें कि भैया 120% बराबर कितना है। जब हमें पता है कि 100% बराबर हमारा एक 450, तो 20% बराबर क्या होगा 450 गुणित 120 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है भैया 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसका 12 का यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे किसमें 45 पर, ठीक है। तो 45 पर जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है दोस्तों कि 12 60 और 12 चौको 48 और हमारे पास क्या आने वाला है दोस्तों 540। यानी कि अब क्या बोला है दोस्तों कि उसे ऐसी अंकित मूल्य उस पे क्या करना है, उसको अंकित करना है अपनी वस्तु पर यानी उसकी कलाई घड़ी पर कि वह 10% की छूट देने के बाद भी एक 20% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट होगा यानी 120, यानी वो घड़ी कितने में बेचनी चाहिए, वो बेचनी चाहिए दोस्तों 540 में। अगर 540 में दोस्तों अगर वो घड़ी बेच गई तो उसे कितना प्रॉफिट होगा 20% का प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों से हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है कि 10% की छूट देने के बाद 20%, तो यानी कि ये 90% बराबर ही हमारा कितना है 540। अगर 90% के बराबर हम 540 यहाँ पे रख देंगे और एमआरपी को अगर हम 100% मान देंगे तो क्या निकल के आने वाला है दोस्तों कि अब देखते हैं हम एमआरपी पर, क्या देखते हैं दोस्तों एमआरपी पर। तो एमआरपी भी अपने आप में 100% ही होगी, ठीक है कोई भी चीज अपने आप में 100% परसेंटेज लॉजिक, तो अब एमआरपी भी अपने आप में 100% होगी। और जब बोला है कि भैया 90% बराबर 540 तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है 100% वाले मान निकालेंगे, 100% बराबर 540 इंटू 100 और अपन में क्या आने वाला है 90, तो ये काट दीजिए, ठीक है। जैसे ही हम इसको आगे काटेंगे तो कैसे इसको काटेंगे कि भैया 9 एकम 9, सॉरी हम क्या करेंगे 9 एकम 9, हाँ सही है 9 एकम 9 9 छक्के 54 और 100% बराबर हमारे निकालने वाला है 600। अगर वो अपनी वस्तु पर घड़ी पर 600 रुपए एमआरपी डाल दे दोस्तों, 600 रुपए एमआरपी डाल दे और उसे 10% कम करके यानी 90% यानी 540 रुपए में बेच दे तो उसे कितना भैया 20% का यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट होने वाला है। चलिए यही तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक वस्तु पर 40% की छूट, फिर 30% और 45% और फिर छूट क्या करें हम 20% और छूट हमें उसको दे दें। देख लेकिन क्या है क्रमिक छूटों का अंतर क्या दिया गया है दोस्तों 12 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों कि हमारे पास एक वस्तु है उस पे हम पहले क्या करें 40% छूट दे दें, फिर उस पे 30% छूट दे दें, फिर 45% छूट दे दें और फिर क्या करें 20% हम उस पे छूट दे दें, यानी लगातार हम उस पे 4 छूट दे दें। और उसमें बोला गया है कि ये छूट जो बार बार दे रहे हैं हम उसका क्रमिक अंतर भी दिया गया है। चलिए दोस्तों तो पहले तो हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में जो होगी वो तो 100% ही होगी, परसेंटेज लॉजिक सेम। लेकिन क्या बोला गया है दोस्तों कि पहले हम इसमें भैया 40% की छूट देते हैं, इस वस्तु पर 40% की छूट देते हैं, ठीक है। फिर इसी के बाद जो 40% की छूट देने पर जो वस्तु आए उस पे हम क्या करें दोस्तों
उसमें क्या करें, उस पे हम भैया 30% की छूट दे दें। और जो 30% की छूट देने के बाद जो आए, जो मूल्य आए, उस पर फिर हम क्या कर दें, फिर भैया हम 45% की छूट दे दें। और जो 45% की छूट देने पर जो आए दोस्तों, उस पे हम दो पुनः क्या करें, पुनः हम उस पे भैया 20% की छूट दे दें। और ये क्या बोला गया है, जो इनका डिफरेंस है दोस्तों, अंतर है दोस्तों, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है भैया 12। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इस छूट को डायरेक्ट क्या करते हैं दोस्तों, कि हमने परसेंटेज में देखा था कि कोई वस्तु पहले लाभ कर रहा था, फिर हानि कर रहा था, फिर लाभ कर रहा था, फिर हानि, या लाभ लाभ कर रहा था। तो क्या हम उस बेस पे ले लें कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें और बाद में हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यानी अलग अलग दो सेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा कि भाई भैया x बराबर ये और y बराबर हमारा ये। अब चूंकि इसमें हुआ क्या है, छूट दे रहा है, तो छूट यानी घट रही है चीजें, तो ये सब क्या होंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है दोस्तों, तो उसी फॉर्मूले पे जाते हैं। वो हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, वो हमारा फॉर्मूला था दोस्तों x प्लस वाई प्लस एक्स वाई सॉरी इंटू एक्स वाई अपॉन 100, यही था हमारा। तो हम क्या करते थे, x लिया उसमें पहली संख्या, y की जगह पे दूसरी संख्या, और जो माइनस की लेके चलते थे। तो बस वही सेम करते हैं कि माइनस के 40 प्लस माइनस के 30 प्लस ऊपर देंगे तो माइनस 40 इंटू माइनस 30 अपॉन में क्या आएगा 100। तो चलिए दोस्तों कि माइनस 40 और ये माइनस के 30 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस सॉरी 4 किया 12, और जब माइनस माइनस का बड़ा होता है दोस्तों तो वो क्या बन जाता है प्लस, इसलिए यहाँ पर अब इन दोनों को माइनस का कोई सेंस नहीं है दोस्तों, तो बस ये रहेगा। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और जब इनको जोड़ेंगे दोस्तों 40 और 30 को, यानी माइनस माइनस संख्या हमारे साथ जुड़ती है दोस्तों, तो क्या होने वाला है 70 क्या माइनस के और प्लस 12। जब बड़ी संख्या हमारी माइनस की है तो हम उसमें से जब घटाएंगे 12 को घटाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है 58। लेकिन 58 क्या माइनस, और माइनस का दोस्तों मैंने क्या बताया था, माइनस यानी कि लॉस, माइनस यानी कि लॉस या किसी भी चीज का घटना। चलिए ठीक है, अब इन दोनों का ले लेते हैं सेम, कैसे लेंगे, माइनस 45 प्लस माइनस 20 और प्लस माइनस 45 इंटू माइनस और बटे में 100। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होने वाला है, 1 जीरो से 1 जीरो, और 45 दूनी कितनी दोस्तों 90 बटे 10 बचा 1 जीरो से 1 जीरो, और माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को जोड़ने पर दोस्तों कितना है, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा हमारे पास 65 और प्लस 9। अब 65 में से जैसे ही हम 9 को घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास कितने निकल के आने वाला है, हमारे निकल के आने वाला है दोस्तों 56, वो भी माइनस की, माइनस यानी फिर से वही बात, माइनस यानी कि लॉस, नीचे जाना। अब दोस्तों अब देखिए आगे क्या बोला गया है दोस्तों, अब बोला गया है कि इनकी क्रमिक अंतर में क्या है 12 है, यानी क्रमिक अंतर यानी इन दोनों का भी बीच का अंतर होगा, ये भी क्रमिक निकल गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि भैया 58% माइनस 56 अंतर यानी क्या घटाना। इन दोनों का दोस्तों अंतर कितना दिया गया है 12, यानी कि ये कितना निकल गया 2% बराबर हमारे पास 12 है। यदि हमारे पास 2% बराबर 12 है दोस्तों तो ये छूट किस पे मिल रही थी अभी तक हमें, ये छूट हमें एमआरपी पे निकल रही थी, सॉरी मिल रही थी। तो अब एमआरपी हमारे पास कितना होगा दोस्तों, तो भैया एमआरपी तो आपको पता है ना, एमआरपी तो अपने आप में 100% ही होगा, अपने आप में 100% होगा। तो जब 2% बराबर हमें पता है 12 तो हम 100% बराबर निकाल सकते हैं। तो 100% बराबर दोस्तों कैसे निकालेंगे, 100% बराबर निकालने के लिए हम ये करेंगे कि भैया 12 गुणित 100 बटे हमारे पास कितना है 2, यानी कि 2 इच्छा में 12 यानी 100% बराबर हमारे पास कितना आया 600। और 600 क्या है दोस्तों, 600 उसकी क्या है एमआरपी।
ठीक है दोस्तों, बस यही तो पूछा गया था कि अंकित मूल्य कितना होगा। तो भैया अंकित मूल्य हमारे पास होगा 600। चलिए दोस्तों, तो हम आज के लिए क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम अगली क्लास में इससे और बेटर भी लेके आएंगे, यानी इससे और एडवांस लेके आएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कोई भी चीज अगर समझ में ना आए। और दोस्तों, अपने जो रिलेटेड है या फिर आपके जो दोस्त हैं उन्हें शेयर जरूर करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को ही मिलेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें दोस्तों। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।